माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सुरेंद्र सर में आपका वेलकम करता हूं। हमने वर्ब की जो है फर्स्ट लेक्चर अपना अपलोड कर दिया है। अब हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है, वर्ब से रिलेटेड ही है। हमारा वर्ब चल रहा है अब, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ बातें हमारी रह गई थी। लास्ट में हमने देखा था वर्ब की V1 फॉर्म, V2, V3, V4, V5 क्या होती हैं, जिसमें किस में पास्ट इंडेफिनिट किसको बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, उसको हमने देखा था। अब हमारा जो लेक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है हम वो किसको कहेंगे। मैंने पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब में डिवाइड रहता है, लिंकिंग वर्ब होती है। तो मैं उनको एक बार क्लियर कर दूं ताकि समस्या ना रहे। देखो, हेल्पिंग वर्ब से अपना क्या मतलब है, बाई यूजिंग बिफोर मेन वर्ब। पहली चीज़ तो आपको इनको कहाँ काम में लेना होता है, इन वर्ड्स को मेन वर्ब से पहले काम में लेना होता है, यानी मुख्य क्रिया जो होती है उससे पहले। वी चेंज द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। अब आप जैसे इनको किसी सेंटेंस के पहले यूज में लेते हैं मेन वर्ब से, तो उससे उसका टेंस बदलता है। किस तरीके से बदलता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब अपने को पता है कि जो इज एम आर है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में काम में आता है, ठीक। अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ वॉज, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि वॉज वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस में काम में आती है। तो देखो, इसको हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, टेंस ही बदल गया है। ऐसे ही मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो अगर आप इन्हें पहली चीज़ तो क्या ध्यान में रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमेशा हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को, मेन वर्ब से पहले आएगी। पहली चीज़, आप मेन वर्ब से पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ में ले रहे हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर आप उसको चेंज कर यूज़ में ले रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंट की ले रहे हैं, पास्ट की, तो उससे टेंस ही बदल जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ में लेंगे टेंस उसी हिसाब से बदलता जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस का जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बात एक ही है। एक नोट है यहाँ पर, इफ़ देर इज़ नो मेन वर्ब इन द सेंटेंस देन दीज वर्ब्स एक्ट एज मेन वर्ब। तो पहली चीज़ मेन वर्ब से पहले आएंगी और टेंस बदल देंगी अगर आप अलग अलग यूज़ में ले रहे हैं। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर कोई मेन वर्ब नहीं दी हुई है किसी सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ मुख्य क्रिया कहीं पे दिख रही है आपको, ये तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती थी अपने, तो ये खुद ही क्या बन जाएंगी, मेन वर्ब बन जाएंगी। यानी कि इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव की इनके बाद में अगर आपको नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो ये खुद ही मेन वर्ब का काम करेंगी। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो बी की फॉर्म होती है वही मेन वर्ब, इसमें लिंकिंग वर्ब का काम करती है। तो देखो यहाँ पे इज़ है, ये इज़ एम आर वॉज वर, ये लिंकिंग वर्ब ही होती है, क्योंकि ये क्या करती है, एक सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं नीचे बता रहा हूँ आपको, और लिंकिंग वर्ब क्या होती है उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब से पहले आएगी और जो है टेंस बदल देगी एक सेंटेंस का जो आप यूज़ में ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर इनके बाद में मेन वर्ब नहीं आती है हेल्पिंग वर्ब के, तो ये खुद ही मेन वर्ब का काम करती हैं और बन जाती हैं लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या है, मैं बताया था पिछले लेक्चर में। देखो, अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करती हैं, कब, जब कोई मेन वर्ब ना आए इनके बाद में, तो ये बन जाती हैं लिंकिंग वर्ब। क्यों बनती हैं, एज इट लिंक्स, क्योंकि जोड़ती हैं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करने वाला, तो जो सब्जेक्ट को पूरा कर दे, उसकी पूरी डिटेल दे दे, वो होता है अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और वैसे अगर पहचानना हो आपको कि कैसे पहचानेंगे कि सर यही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो देखो लिंकिंग वर्ब जो होती है, यानी बी की फॉर्म जो होती है एज एम आर वॉज, इनके बाद में, दोबारा बता रहा हूँ कि लिंकिंग वर्ब जो बी की फॉर्म होती है, इनके बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, वो क्या बनते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, समझ में आ जाएगी चीज़ें। देखो, सी इज़ अ डांसर, ही वॉज अ थीप। अब यहाँ डांसर और थीप जो है किसी को नाम ही दिए गए हैं, तो ये पक्का ये दोनों क्या हो गए, अपने नाउन हो गए, ठीक। इन दोनों से पहले देखो यहाँ इज़ लगा हुआ है और यहाँ वॉज लगा हुआ है, दोनों ही बी की फॉर्म है। अब तक तो आपको अच्छे से समझ में रट गया होगा ये चीज़ें कि बी की फॉर्म कौन सी है। तो बी की फॉर्म के बाद में अगर मेन वर्ब नहीं आ रही है तो खुद ही मेन वर्ब, यानी अब ये मेन वर्ब का काम कर रही हैं दोनों की दोनों। और जब मेन वर्ब का काम करती हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं,
लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये लिंक करती हैं किसको, इनके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट से। और जो नाउन या प्रोनाउन इनके बाद में आते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट को पूरा करते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। ऐसे हम आगे के जो पढ़ेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं मैन वर्ब क्या है और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे मैन वर्ब के। तो देखो मैन वर्ब क्या है, अ वर्ड रिप्रेजेंटिंग एक्शन, एक ऐसा शब्द जो किसी काम को बताए, एंड हैविंग 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म रखता हो, उसी को मैन वर्ब बोलते हैं। कैसी फॉर्म, जैसे कि V1 V2 V3 ING फॉर्म, या फिर ऐसे ES फॉर्म, इसको कई V4 भी बोलते हैं, ऐसे ES फॉर्म को बोलते हैं, कई बार V5 बोल देते हैं। इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ आपको। जो V1 फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में काउंट करते हैं इसको। V2 पास्ट पार्टिसिपल है, वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और V3 क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, इसको परफेक्ट में काम में लेते हैं। ING फॉर्म जिसको जिरंट फॉर्म भी बोलते हैं अपन, V4, और V5 है जो अपने किस में काम आ रही है, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम आती है, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। मैन वर्ब जो है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। आप किस सेंटेंस को बना रहे हैं, या सेंटेंस जो है कौन से टेंस का है। जैसे आप प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ में ले रहे हैं तो वर्ब अलग लगेगी, पास्ट के लिए यूज़ में ले रहे हैं तो अलग लगेगी, ऐसे ही जो है फ्यूचर के लिए काम में ले रहे हो तो अलग लगेगी। तो आपको ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उस टेंस का जो है सेंटेंस किस तरीके का बनाना चाहते हैं। तो जो टेंस आप लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब भी बदल जाएगी। नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अपने पास में कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट अपनी अराइज। अब ये जो है ये अपने V1 मान लेते हैं अपन, ठीक। ये V2 फॉर्म हो गई है, यहाँ पर V3 हो गई है, ये जिरंट फॉर्म है जिसमें ING लगाते हैं अपन, और ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर V5 फॉर्म है। फर्स्ट देखिए अराइज का मतलब होता है उठना, फिर अरोज इसकी सेकंड फॉर्म होती है। यानी अगर पास्ट टेंस में आपको बनाना है तो आप अरोज यूज़ में लेंगे, ऐसे अगर आपको परफेक्ट बनाना है तो आप V3 को यूज़ में लेंगे, क्योंकि V3 जो है कहाँ काम में ली जाती है, जो परफेक्ट टेंस होता है उसी के अंदर किसको काम में लिया जाता है। ऐसे ही अगर आपको कॉन्टीन्यूस टेंस बनाना है, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, तो आप काम में लेंगे अराइजिंग, यही हम देख रहे हैं। और अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम में लेना है तो आप इसमें लेंगे अराइजेज। ऐसे ही बियर की फॉर्म होती है, यानी जन्म लेना, बियर, बोर, बोर्न, बियरिंग और बियर्स। ऐसे ही जो कट है, देखो इसकी 3 फॉर्म सेम ही है, कट, 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 तीनों सेम होती है इसकी। कुछ होती हैं वर्ब्स जिनके बारे में पढ़ेंगे, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स वगैरह होती हैं, तो कुछ की तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम मिलेंगी, कुछ की तीनों ही अलग होती हैं, और कुछ मैन वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, बाकी फर्स्ट उसकी अलग देखने को मिलेगी। तो यहाँ कट की तीनों ही फॉर्म सेम है, कटिंग इसका जो है ING हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो सिंगल टी था और यहाँ मैंने डबल कर दिया है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ जाए, यानी व्यंजन आता है इसके लास्ट में, और उससे पहले एक वोवल आ जाए, एक स्वर अगर आ जाता है, जैसे कि A E I O U इनमें से आता है, तो आप इसको क्या कर देंगे, लास्ट वाले को डबल कर देंगे, जैसे मैंने किया हुआ है। ऐसे कट जो है उसको क्या बन जाएगा, कट्स बन जाएगा। फिर आगे देखिए, जैसे कि ड्रॉ लिखा हुआ है, ड्रू इसकी जो है सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ड्रोन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ड्राइंग इसकी ING फॉर्म है, और ड्रोज आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और भी लिखी हुई है, देखो ईट, एट, ईटन। अब देखो इसकी तीनों फॉर्म अलग हैं, जैसे इसकी भी तीनों फॉर्म अलग थी, ईटिंग ING फॉर्म में आ जाएगी और ईट्स इसके इंडेफिनेट में। आगे देखो फॉल, फेल, फॉलन, और फॉलिंग ING फॉर्म है, फॉल्स इसमें ऐसे या एस लगा के बनाते हैं इसको। ऐसे ग्रो, ग्रू, और ग्रोन, और ग्रोइंग जो है, ग्रो का मतलब होता है उगाना। राइज का तो मैंने बता दिया, इसका मतलब होता है उठना कोई चीज़ का। बियर का मतलब जन्म लेना, कट का मतलब काटना होता है, ड्रॉ का मतलब पेंटिंग वगैरह जो ड्रॉ करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ईट का आपको बताइए, फॉल का मतलब होता है गिरना, एक और होता है फेल, फेल का मतलब होता है गिराना, तो दोनों अलग है, ध्यान रखना। ऐसे ग्रो का मतलब होता है उगाना, होल्ड का मतलब होता है रोक कर रखना किसी चीज़ को,
हेल्ड और हेल्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो अभी मैं बता रहा था कि कुछ की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो देखो इसकी दोनों ही सेम है। ऐसे इनवाइट की भी इनवाइटेड इनवाइटेड सेम है, ऐसे जॉइन की जॉइंट जॉइंट दोनों सेम है। तो कुछ की सेकंड और थर्ड सेम होती हैं, कुछ की तीनों ही सेम रहती हैं। तो हेल्ड के जो होल्ड जो है इसकी बन जाएगी होल्डिंग और होल्ड्स। ऐसे इनवाइट का बन जाएगा इनवाइटिंग और इनवाइट्स। जॉइन का बन जाएगा जॉइन जॉइन जॉइनिंग और जॉइंस। कीप का मतलब क्या होता है? रखना। पुट का मतलब भी रखना ही होता है, जिसकी तीनों फॉर्म होती हैं, पुट पुट और पुट, और उसमें पुटिंग होता है और पुट्स हो जाता है उसका जो है ऐसे एस फॉर्म लगा के। तो उसकी भी तीन फॉर्म यही होती हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है केप्ट और थर्ड फॉर्म होती है इसकी केप्ट, यानी दोनों सेम रहेंगी। कीपिंग इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी और कीप्स जो है ऐसे एस लगाकर अपन फॉर्म बनाएंगे। ऐसे लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। लेफ्ट इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट ही होगी, यानी दोनों क्या होंगी? सेम रहेंगी। ये आप ऊपर तक यहाँ पर देख चुके हैं। तो अपने ये वाली फॉर्म है कीप, केप्ट, केप्ट और कीपिंग, और कीप्स इसका ऐसे एस लग के बन जाएगा। ऐसे लीव का मैंने बताया लेफ्ट और लेफ्ट इसकी दोनों फॉर्म सेम होती हैं। लिविंग जो है इसकी आईएनजी फॉर्म और लीव्स इसकी ऐसे एस लगाकर फॉर्म बनती है। अब उसके बाद देखो नीड। नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत। नीडेड इसकी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नीडेड है। नीडिंग इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। नीड्स जो है वो हो जाएगा ऐसे एस लगा के फॉर्म बनेगी। ऐसे इसके बाद में और भी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वार्ल है, यानी लड़ाई झगड़ा या फिर झगड़ना। क्वार्ल इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ईडी लग जाएगी। थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग के ही बनता है। ऐसे क्वार्लिंग और क्वार्ल से इसकी फॉर्म बनेंगी। और भी एक दो वर्ब्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि रेन है, रेन्ड, रेन, और रेनिंग जो है इसकी आईएनजी फॉर्म है, रेन्स, ऐसे एस लगाकर V5 है। ऐसे ही से है, से की सैड और सैड जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, और सेइंग इसकी आईएनजी फॉर्म होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ऐसे ही रेन्स है, वैसे ही अपने सेज बन जाएगा। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, इसकी बन जाएगी ट्राइड, ट्राइड। तीनों फॉर्म एक जैसी ही हैं, फिर बन जाएगा इसके ट्राइंग आईएनजी फॉर्म बन जाएगी, और ट्राई जिसके ऐसे एस लगा के। अब कब तो आपको एस लगाना है, कब एस लगाना है, इसको नाउन चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत बताया हुआ है, बाकी आप बार देख लेंगे इसको। ऐसे ही वॉक है, वॉक का मतलब चलना। वॉकड और वॉकड जो है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगी। वॉकिंग इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, और वॉक्स जो है इसकी ऐसी है एस लगकर फॉर्म बनती है। अब इसके बाद में जो है हम देखेंगे इसके डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं वर्ब्स की, उनको देखेंगे डिटेल में, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव क्या होती है, डायनेमिक, स्टैटिक क्या होती है, रेगुलर या इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, कौन सी वर्ब्स होती हैं जो एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, कौन सी दो ऑब्जेक्ट लेती हैं अपने बाद में, या फिर कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जो अपना अपकमिंग लेक्चर होगा उसके अंदर इनको डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।